Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. So in this video we are going to solve the PYQ of the NORCET from the pediatrics topic. Okay, so I have given you homework and comment the answer of that questions in the comment box. So now I am telling you the correct answer, that is a newborn present with tachypnea, okay, grunting and nasal flaring immediately after birth. Okay, the doctor plans to administer surfactant therapy. What is the route of administration? So we have discussed कि like in case of preterm labor हम मदर को देते हैं स्टेरॉइड्स, है ना, मदर को हम स्टेरॉइड्स देते हैं सो दैट क्या हो, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन हो बेबी में, ठीक है ना. बट आफ्टर लाइक द बेबी बॉर्न, है ना, बेबी बॉर्न हुआ है, बेबी को ये सारा आरटीएस वाला सिम्टम्स है लाइक टिकिपनिया, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग. सो ऑफ कोर्स we have to administer surfactant directly to the baby. But वो surfactant का route क्या होगा? Simple the question they ask. So the route of the administration of the surfactant in that case is always the endotracheal. Okay, so answer क्या होगा? C होगा. ठीक है. Moving to the next question, that is a newborn's physical assessment reveals absent femoral pulses. Very important questions from the cardiovascular system. So newborn's physical assessment reveals absent femoral pulses and increased blood pressure in the upper extremities. This finding is most indicative of which condition? Okay, so it means they are saying कि जो femoral pulse है, जो lower limbs के जो pulse है, femoral pulse है, वो absent है, but जो upper है, upper hand में, upper extremities में जो PP है वो high है. So this condition occur in coarctation of aorta. So you know very well coarctation of aorta is something कि जो aorta है वो क्या हो गया है, वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है ना. सो लाइक दिस इज द एओर्टा एंड यहाँ पे क्या हो गया है, दिस इज द हाँ, ये हमारा बेस्ट है. सो ये पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया, स्पेस क्या हो गया, कम हो गया है. सो दैट इज द कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा. एंड बेसिकली ये कहाँ पे होता है, डिस्टल टू द डक्टस आर्टेरियोसस. है ना, जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है, जो द कनेक्शन बिटवीन द डिसेंडिंग एओर्टा एंड दिस पल्मोनरी आर्टरी, है ना, जो जब बेबी फीटल सर्कुलेशन के टाइम, सो वो डक्टस आर्टेरियोसस के जस्ट नीचे होता है ये जो कंस्ट्रक्शन बन जाता है ना, जो स्पेस कम हो जाता है, नैरोइंग जो हो जाता है, वो जस्ट डिस्टल होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या होगी, अपर एक्सट्रीमिटीज में बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में बीपी क्या होगी, डिक्रीज होगा. ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज के जो पल्सेज होगा वो क्या होगा, बाउंडिंग पल्सेज होगा, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो पल्सेज होंगे वो अब्सेंट या फिर बहुत फीबल होगा. अपर एक्सट्रीमिटीज वार्म होगा एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या होगी, कोल्ड होगी, है ना. सो दैट इज प्रेजेंट इन कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा. ठीक है, सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ सीलिएक डिजीज, ओके, इज एडवाइज्ड for dietary modification. Which of the following foods should be avoided? You know very well the celiac disease is the disease of gene, is the disease of the gene and the grains, है ना. Very simple, it is the disease of gene and the grains, है ना. grains में basically the child who is suffering from the celiac disease having the allergy from the gluten, है ना. so उनको हमें gluten free diet देना होता है. सो जितने भी डाइट में ग्लूटेन होता है वी हैव टू अवॉइड दैट डाइट. सो ग्लूटेन किस किस में होता है, लाइक व्हीट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीट याद करना है आपको, राई याद करना है, ओट्स याद करना है, ठीक है ना, एंड बार्ली याद करना है. सो व्हीट, राई, ओट्स एंड बार्ली. एंड व्हीट का ऑफकोर्स रोटी जो है, केक है, सैंडविच, पिज्जा, ब्रेड, वो सब किससे बनता है, ऑफकोर्स व्हीट से बनता है ना. तो व्हीट, barley, rye, oats are contraindication. Simple, है ना. So we cannot give wheat, barley, rye and oats to the celiac disease baby. ठीक है ना. So they are saying which of the following foods should be avoided? A, rice. Yes, we can give rice, we can give corn. wheat we cannot give and potato भी हम दे सकते हैं. So answer क्या होगा, C is the correct answer. Very simple. ठीक है. Moving to the next question, that is a newborn present with low set ears
एंड अ सिंगल पाल्मर क्रीज? वेरी सिंपल क्वेश्चन. लो सेट ईयर्स तो बहुत सारे ट्राइजोमी में देखने को मिलता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द सिंगल पाल्मर क्रीज. दिस कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी? एंड दिस इज द डाउन सिंड्रोम. दिस इज सीन इन डाउन सिंड्रोम, राइट? सो डाउन सिंड्रोम में आपको बेसिकली लो सेट ईयर्स एंड दिस सिंगल पाल्मर क्रीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लो सेट ईयर्स आपको पटाउ सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा, बट द सिंगल पाल्मर क्रीज इज सीन इन डाउन सिंड्रोम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. एंड यू नो डाउन सिंड्रोम इज द ट्राइजोमी ऑफ 21. ठीक है ना. सो ट्राइजोमी ऑफ 21. सो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. होप सो यू अंडरस्टैंड. Moving to the next questions, that is a 16-month-old child diagnosed with bacterial meningitis is irritable, crying and showing opisthotonous posture. It means कि meningitis है, active meningitis है, अभी वो suffering मतलब कि जो disease है, जो infection है वो active stage में है, अभी वो suppress नहीं हुआ है ना. बिकॉज ऑफ दैट ये सारे सिम्टम्स बेबी को हो रहे हैं, सारा मेनिंजाइटिस वाला सिम्टम्स है. ठीक है ना. सो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? सो व्हाट्स योर प्रायोरिटी? ए, आस्क द मदर टू होल्ड एंड ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, है ना. सो ओके. B है provide droplet precautions and start antibiotics. C, encourage play therapy, and D, give oral fluids. So you see in the questions that is child is irritable है, crying है, showing opisthotonous posture, right? मतलब कि चाइल्ड बहुत इरिटेबल है एंड मतलब कि क्राइंग भी कर रहा है एंड शोइंग opisthotonous posture. ठीक है. सो इन दैट केस अगर आप उसको होल्ड करके जबरदस्ती ब्रेस्ट फीड कराओगे वो और ज्यादा इरिटेटेड हो जाएगा, है ना. सो दिस इज नॉट टू बी डन. बी थोड़ा सही लग रहा है बिकॉज हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस भी करना है, बिकॉज वी डोंट नो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बेसिकली हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस करने हैं. प्लस ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टार्ट द एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंफर्म है एंड सिम्टम्स भी सारे हैं. सो हमें बेसिकली वी हैव टू ट्रीट द डिजीज ऑल्सो, राइट. सो वी हैव टू स्टार्ट द एंटीबायोटिक. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो बी हम कर सकते हैं. सी है इंकरेज प्ले थेरेपी. हाउ यू कैन इंकरेज द प्ले थेरेपी? चाइल्ड इज इरिटेबल, क्राइंग, opisthotonous पोस्चर, है ना. सो बेबी इतना ज्यादा इरिटेटेड है वो खेल सकते ही नहीं, हम इंकरेज भी नहीं कर सकते है ना. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड डी, गिव ओरल फ्लूइड. सो आईवी फ्लूइड होता तो चलता, बट ओरल फ्लूइड्स में वी डोंट नो कि अगर हमने चाइल्ड को ओरल फ्लूइड्स दिया, हो सकता है वो चाइल्ड एस्पिरेट कर सकता है, अच्छे से स्वेलो नहीं कर पाएगा, है ना. सो वी कैन नॉट गिव ओरल फ्लूइड्स, है ना. सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो आंसर क्या होगा? बी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि आपको करना है. ठीक है. ओके. Moving to the next questions, that is which of the following is a typical clinical finding in coarctation of aorta? So A है, A is saying coarctation of aorta already I have explained in the previous questions. So they are saying cyanotic spells relieved by the squatting. So ये कहाँ मिलता है? ये हमारा मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में. सो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में बेसिकली 4 एबनॉर्मेलिटीज होती है एंड इन दैट कंडीशन इफ बेबी स्टार्ट टू क्राई, है ना, क्राई करता है या फिर ब्रेस्ट फीड करता है ना. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज सक रेस्ट सक साइकिल. इफ द क्वेश्चन सेज सक रेस्ट सक साइकिल किस में देखने को मिलता है? इट इज सीन इन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में, क्योंकि बेबी को बेसिकली क्या है, दिस इज द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. बेबी एकदम कंटिन्यूअसली बेबी सक नहीं कर पाएगा. यहाँ पे बेबी सक करेगा देन रेस्ट करेगा, सक करेगा देन रेस्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही बेबी सक करेगा कंटिन्यूअस या फिर बेबी क्राई करेगा तो क्या होगा? बेबी को होगा डिस्पनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड देन बेबी को क्या हो जाएगा? साइनोसिस हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी को कन्वर्जन हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा एंड देन ये बॉडी में चला जाएगा. सो बॉडी को क्या मिल रहा है? बॉडी को मिल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है तो बेबी क्या होगा? साइनोस्ड होगा, है ना. बेबी को देखोगे जो 1 या 2 ईयर्स का जो बेबी होता है ना, पूरा जो नेल है ना स्पून शेप का नेल होता है पूरा, है ना. साइनोस्ड होगा, पूरा ऐसे ब्लूइश टाइप का हो जाएगा, ऐसे ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा बेबी का पूरा नेल. अगर आपने देखा होगा, अगर
ये बच्चे को लाइक टेक्नोलॉजी और फेलोट वाले बच्चों को या साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाले बच्चे को, ठीक है। सो इन दैट हमें बेबी को व्हेन द साइनोटिक स्पेल्स अकर या टेट स्पेल्स अकर, सो इन दैट कंडीशन हमें बेबी को क्या देना होता है, पोजीशन देना होता है, दैट इज स्क्वेटिंग पोजीशन या फिर नी चेस्ट पोजीशन। क्योंकि क्या होता है, दिस पोजीशन विल इंक्रीज द सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा, एंड वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो कम ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड कम ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो कम लाइक बॉडी को कम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। एंड सेकेंड ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव 100% ऑक्सीजन, ठीक है। सो दैट इज गलत हो गया। बी है बाउंडिंग पल्सेज इन अपर लिम्स कंपेयर टू द लोअर लिम्स, यस ये हो सकता है बिकॉज देयर इज कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, अपर लिम में ब्लड ज्यादा जाएगा, लोअर लिम में ब्लड कम जाएगा, सो अपर लिम में बीपी ज्यादा होगा, लोअर लिम में बीपी कम होगा। अपर लिम का जो पल्सेज है वो बाउंडिंग होगा, लोअर लिम के पल्सेज जो है वो एब्सेंट या फिर बहुत फीबल होंगे, एंड देयर इज द अपर लिम का जो बॉडी है वो वार्म होगा, एंड लोअर लिम्ब की जो बॉडी है वो थोड़ा कोल्ड होगा, ठीक है। सो यस इट कैन बी सीन। सी है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, तो क्लबिंग ऑफ फिंगर जो है, जितने भी हमारे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उसमें आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर्स देखने को मिलेगा। एंड डी है कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर एट लेफ्ट infraclavicular area, very very important. So this is seen in patent ductus arteriosus, and these all condition I have taught you in pediatrics lecture. If you have like study with me, so आपको सबको पता होगा कि ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो कंटिन्यूअस मशीनरी मर्मर एट लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया इज सीन इन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ओके, सो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा बी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? ओके, moving to the next questions, that is the nurse is care the newborn, which nursing action is most effective in preventing heat loss by evaporation? Okay, so they are saying the which is the effective in preventing the heat loss by evaporation method. So you know 4 method होता है basically heat loss का in baby में। So first हमारा है warming the creep pad. So क्रीप पैड है जिसमें हम बेबी को क्या करेंगे, बेबी को हम लेटाएंगे। सो यू आर वार्मिंग दैट क्रीप पैड, बाय दैट क्या होगा, बेबी टच करेगा। तो यहाँ पे बेबी का हीट लॉस कैसे हो रहा है, टचिंग मेथड से हो रहा है, कंडक्शन मेथड से हो रहा है। सो ये हमारा गलत हो गया। वार्मिंग द क्रीप पैड इज द कंडक्शन, हम कंडक्शन से हीट लॉस प्रिवेंट कर रहे हैं। बी क्लोजिंग द डोर्स टू द रूम, सो दैट इज एयर का कनेक्शन ना हो, सो दैट इज द कन्वेक्शन। ये हमारा कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन का हीट लॉस का मेथड है। सो इट इज आल्सो रॉन्ग। सी है ड्राइंग द इन्फेंट विथ अ वार्म ब्लैंकेट, एंड दिस इज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, बेबी का जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑल होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। सो हमने क्या किया, बेबी को हमने ड्राई कर दिया विद अ वार्म ब्लैंकेट, ठीक है। एंड डी टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, सो यहाँ तो बेसिकली हम बेबी को क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। सो ये हमारा गलत हो गया। देन द करेक्ट आंसर इज सी, ड्राइंग द इन्फेंट विद अ वार्म ब्लैंकेट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू prevent the heat loss by evaporation. Understood? Okay. Moving to the next question, that is a mother delivers a postpartum newborn at 42 weeks of gestation. The newborn weighs 4.2 kg. On examination, the baby shows characteristics features of being postpartum. Okay, which physical finding is most typical of a postpartum newborn? Very simple, very easy questions. A. Abundant lanugo. B. Absent creases on soles. C. Lethargy, wrinkled, dry skin. And D. Breast bud diameter less than 1 to 2 mm. And I want कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, because this is something very easy questions, ठीक है। So you have witnessed कि मैंने जो भी 3 to 4 lectures लिए हैं of pediatrics PYQ, and आपने देखा कि the questions from the pediatrics topic is very very simple. It is not the hard and fast की बहुत ज़्यादा आपको एडवांस लेवल भी नहीं पढ़ना है ना, बहुत सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत रिपीटेड टॉपिक्स है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। सो दैट्स ऑल यू हैव टू रीड, है ना। सो जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सो अब जो टाइम आ गया है वो लोगों की बातों पे मत आओ, है ना। मैं तो यही बोलूंगी कि आप जितना हो सके कनेक्शन लोगों से अभी कम कर दो, है ना। कम्युनिकेशन विद द पीपल आप अभी क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो।
कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर लाइक कलीग्स ऑन द सोशल मीडिया, जितना हो सके कट ऑफ कर दो, बिकॉज दिस इज द टाइम आपको जस्ट फोकस्ड होना है। आपको नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो कहाँ से पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, वो कौन सी बुक से क्वेश्चंस कर रहा है। क्योंकि जब आप लोगों से बात करोगे, अपने फ्रेंड से बात करोगे, वो बोलेगा मैं इस बुक से मैंने इतने क्वेश्चंस किए, वो कहेगा आप सोशल मीडिया पे देखोगे मैंने ये किया, मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं उतने घंटे पढ़ रहा हूँ, तो आप क्या होगे, फालतू में आप स्ट्रेस हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे यार कि मैं तो 9 घंटे ही पढ़ती हूँ, वो 12 घंटे पढ़ रही है, वो ये बुक से भी पढ़ रही है, मैंने ये बुक तो पढ़ा ही नहीं है, वो इस कोचिंग से पढ़ रही है, मैंने तो इस कोचिंग से पढ़ा ही नहीं। तो ये फालतू में स्ट्रेस हो जाएगा, आपका माइंड बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। ऑलरेडी आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है ना। सो दिस इज नॉट द टाइम कि आप और उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालो, है ना। सो दिस इज द टाइम आपको एकदम फोकस्ड होना है, काम होना है, रिलैक्स रहना है। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए तुम्हारी प्रैक्टिस, मुझे जो करना है मैं अपने तरीके से करूँ। तो जो भी आपने चीजें पढ़ रखी है, दिस इज द टाइम। आप मत देखो कि अब मुझे और क्या कर सकते हैं, नीट पीजी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, INSET के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नो, दिस इज द टाइम यू हैव टू जस्ट फोकस वट एवर यू हैव स्टडीड, है ना। ये जो भी आपके 20-25 दिन बचे हैं ना, दिस इज द टाइम कि जो भी आपने पढ़ा है उसको जस्ट रिकॉल करो, रिकॉल करो, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप हर चीज को रिकॉल कर पाए, है ना। द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपने जितना भी पढ़ा है ना, अगर आप उस दिन याद नहीं कर पाओगे, ड्यूरिंग योर एग्जाम याद नहीं कर पाओगे, देन देयर इज नो सेंस। आप जितना भी पढ़ के चले जाओ कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस टाइम ऐसे सोचोगे कि यार ये मैंने पढ़ा तो था, मेरी बुक्स में लिखा हुआ है, मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, देन क्या फायदा। आप बहुत सारी चीजें पढ़ के गए, आप अपनी चीजों को याद नहीं कर पा रहे हो ना। सो वट एवर यू हैव स्टडीड, प्लीज रिवाइज रिवाइज रिवाइज, प्रॉपर रिवाइज। जो आप फाइंड कर रहे हो कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, उसको और रिवाइज करो, उसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, सो दैट बिफोर एग्जाम याद करो। बिकॉज आवर मेमोरी इज सो वीक, हम भूल जाते हैं चीजों को। ये नहीं सबके साथ, इट्स नॉट ओनली यू कि यार मैं तो याद करती हूँ, 2 दिन के बाद भूल जाती हूँ, 3 दिन के बाद भूल जाती हूँ। इट्स विद एवरीबॉडी, है ना। मोस्ट ऑफ द पर्सन, लाइक 90% लोगों के साथ यही होता है। कुछ 10% का AQI बहुत ज्यादा होता है, मे बी वो जल्दी नहीं भूलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन के साथ यही होता है कि वो चीजें जल्दी भूल जाते हैं। एंड द ओनली थिंग फॉर दैट इज दैट यू हैव टू रिवाइज very frequently. ठीक है, so just focus on revision whatever you have studied and practicing MCQ, PYQ, very important. And if any PYT topic is weak for you, then उसको strong करना है, उसको strengthen करना है, that is very important. ठीक है, so with that, thank you so much, all the best.